बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में सारे मेहमान हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आरती ठीकुर जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। आइए अब कुछ खबरें यूपी और बिहार की आपको बताता हूं। बिहार में तो चुनाव भी होने वाला है और वक्फ बिल पर नीतीश कुमार नहीं झुके, इसके बाद अब किस किस्म की बातें वहां पर हो रही हैं, मुसलमानों को कैसे उनके खिलाफ लामबंद किया जा रहा है, उसके प्रयास में आपको दिखाऊंगा। कल एक बड़ा कार्यक्रम किया गया बिहार में और किशनगंज के इलाके में वो कार्यक्रम था जहां पर 70% के करीब मुस्लिम आबादी है। वहां कांग्रेस पार्टी, AIMIM और तमाम दलों के नेता सब वहां पर बैठे थे। सबके भाषण हुए और सबका कहना यही था कि हम सब पूरी ताकत के साथ मुसलमानों के पीछे खड़े हुए हैं, इस बिल के खिलाफ हम आपके साथ हैं। और वहां पर नीतीश कुमार का नाम फेर लिया गया और वहां साफ साफ कहा गया कि 20 साल से ये हमारा वोट ले रहे हैं, लेकिन जब इनकी ज़रूरत पड़ी तो गद्दारी कर गए और गले लगाते हैं, हमें इफ्तारी भी कराते हैं, लेकिन एक हाथ में खंजर लिए रहते हैं और वो पीठ में भोंक देते हैं। तो मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार और मुसलमानों का संबंध अब कैसे रहने वाला है, वो इस चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। इसमें AIMIM के जो नेता हैं वो भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, क्योंकि ओवैसी साहब काफ़ी विजिबिलिटी है उनकी मुस्लिम समाज के अंदर और इस मुद्दे पर वो काफ़ी ज़्यादा बोल भी रहे हैं। तो उनके मैं आपको कुछ बयान सुना रहा हूँ। और फिर बिहार चुनाव को लेकर एक नया सर्वे आया है और ये सर्वे नीतीश कुमार के लिए कुछ अप्रिय खबर लेकर के आया है, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन पहले नीतीश कुमार और मुस्लिम वोट, इसको लेकर के जो बातें हुई वो आप देखिए। 4 तारीख को जब संसद के पटल पर यह बिल पेश किया गया, जब वहां पर वोटिंग हुई, लोकसभा में मुसलमान MP मात्र हमारे 24 है, लेकिन वोट विरोध में कितने गिरा? 232 वोट विरोध में गिरा। मुसलमानों के वोट लेकर के बिहार के गद्दी पर नीतीश कुमार जी जो कायम है बैठे हुए हैं, 20 साल से राज करते हैं और हम मुसलमानों को हर साल रमजान के मौके पर हमको बुलाते हैं, दावत इफ्तार में बुलाते हैं और चिश्ती टोपी लगाकर, गले में इमाम लगाकर, रुमाल लगाकर हमारे साथ में बैठ करके इफ्तार करते हैं। उसने भी हमारे पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। को बहुत सारे मुतवल्लियों ने बेचा है। इन बेईमानों के नतीजे में ही ये वबा हमारे सर आई है। वक्त की बड़ी जायदाद है, जहाँ प्राइवेट दुकान का किराया 15,000 है, वहाँ वक्त की जमीन पर 1500 लोग किराया दे रहे हैं। लोगों ने वक्त की जायदादों को बर्बाद किया है इन बेईमानों की वजह से। बिहार का मदरसे का जो तालीम जो बर्बाद हुआ है, सेक्रेटरी और सदर की वजह से बर्बाद हुआ। इन लोगों ने अपने दामाद और बेटे को बहाल किया और वक्त पर जो मुसीबत आई है, इन बेईमान मुतवल्लियों के वक्त की जमीन की कसम करने का नतीजा है। आखिरत में तो उनका ठिकाना होगा ही, बुरा ठिकाना होगा, लेकिन दुनिया में भी जो जिल्लत आई है, पूरी कौम को उठना चाहिए। एक तरफ इस काले कानून के खिलाफ भी लड़ेंगे और इन बेईमान मुतवल्लियों के खिलाफ भी लड़ेंगे जिन लोगों ने वक्त की जमीन पर नाजायज कब्जा किया। दूसरे महोदय आपको दिख रहे थे, ये AIMIM के विधायक हैं और बिहार प्रदेश अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के नेता हैं। और कैसे इन्होंने देखिए बैलेंसिंग की, सब बता दिया। मुतवल्लियों ने चोरी की, जमीनें बेची, अवैध कब्जे किए, अवैध की वक्फ की संपत्तियों पर कितना संकट इन्होंने लाया। और लेकिन कानून काला है, जो सरकार कर रही है वो बात गलत है। पहले जरा नीतीश कुमार की हम बात कर लें। वो एक नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने हमारी पीठ में खंजर भोंका। अब ये बात को साफ हो चुकी है इस वक्त बिल के बहाने की नीतीश कुमार को कोई खास परवाह मुस्लिम वोट की है नहीं। उनके पार्टी के लोग, मुस्लिम नेता ही नहीं तय कर पा रहे हम पार्टी में रहे कि नहीं रहे। लेकिन 2020 में भी मुस्लिम वोट मिला ही कहाँ था उनको, शायद इसी वजह से। शायद तो वो वही एक वजह कि उनको पता है कि मुस्लिम वोट उनके साथ नहीं है। और अब नीतीश कुमार जी को समझ आ रही है बात कि जितना वोट या जितनी सीट उनको मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी की मदद से मिल सकती है। और भारतीय जनता पार्टी को वो अपने अकाउंट से जो 2% वोट या 3% वोट जो भी उनका वोट है जातिगत वोटर, वो उसकी मदद कर सकते हैं। एनडीए अब इस मुस्लिम वोट की दुविधा में है नहीं। बिल्कुल नहीं है। ये तो इस तरह से जब बिल पर जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने और सब लोगों ने, चिराग पासवान ने, 2 बड़े पार्टियां है ना वहां पर, दोनों ने समर्थन किया है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि उनको मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है। वैसे तो नीतीश कुमार जी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टी अभी उनको चला रही है। इस चुनाव में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार जी की बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब ये जितने जो कुछ नीतीश कुमार के खिलाफ कहा जाएगा या मुसलमान नेता बोलेंगे वो इनकी मदद ही करेगी बल्कि ये ठीक बात। समीर जी, देखिए, नीतीश कुमार अगर 2020 के चुनाव में 12 उम्मीदवार मुसलमान उतारे थे, एक भी नहीं जीता। और फिर जब मंत्रिमंडल में किसी मुस्लिम कैंडिडेट लेने की बात आई तो नीतीश कुमार की मजबूरी रही कि उन्होंने बसपा के जो विधायक, एकमात्र बसपा का विधायक था
जो चैनपुर से जीते थे, जमा खान, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया और उसको मंत्री बनाया। तो नीतीश कुमार को पता है, और लल्लन सिंह तो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि भाई मुसलमान हमें वोट देते नहीं है, मुसलमान हमें तभी वोट देता है जब लालू प्रसाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। जब भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में लड़े, मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है। तो नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि बहुत ज्यादा मुसलमानों के वोट उन्हें मिलने नहीं वाले हैं, तो अब उन्होंने पूरा फोकस एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोकस किया। जो कोर वोटर उनका है, जो कोयरी उनका वोटर है, जो उनका दलित वोटर है, जो उनका महादलित वोटर है, जो महिला उनके योजनाओं से जुड़ी हुई वोटर बन चुकी है, उसके ऊपर नीतीश कुमार ने ध्यान केंद्रित कर दिया और मुसलमान के वोट के मान के चल रहे हैं कि ये वोट या तो ओबीसी के पास जाएगा, या कांग्रेस के पास जाएगा, या तेजस्वी यादव के पास, या दूसरे छोटे दलों के पास चला जाएगा। तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ गलत नहीं है, उसकी तैयारी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। चर्चा बार बार इसलिए होती है क्योंकि ये साफ हो गया है कि एनडीए के विरोधी जो हैं वो वक्फ बिल पर केंद्र की मोदी सरकार के बाद सबसे बड़ा विलन नीतीश कुमार को ही बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक सर्वे की बात कह रहा था, बताऊंगा। सी वोटर एजेंसी ने सर्वे किया है, इसकी हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी कि प्रदेश में, बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर के नंबर 1 चॉइस अब नीतीश कुमार नहीं रह गए। तेजस्वी यादव नंबर 1 पर थे, नंबर 2 पर नीतीश कुमार थे, तीसरे पर प्रशांत किशोर थे, तीसरे पर सम्राट चौधरी थे और चौथे पर प्रशांत किशोर थे। अब ये और बदल गया है। अब ताजा सर्वे कह रहा है तेजस्वी यादव को पसंद करने वालों की तादाद 35.5% है, मतलब 35.5% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नंबर 2 पर आ गए प्रशांत किशोर, यह आंकड़ा बन गया है 17.2% लोगों का, और नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए हैं, 15% लोगों की पसंद बचे हैं इस सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के लिए, और सम्राट चौधरी चौथे पर हैं, 13% लोग उनको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं। क्या कोई जमीनी सच्चाई की या जमीन पर बह रही हवा की ओर इशारा कर रहा है सर्वे? देखिए, मुझे थोड़ा ये सर्वे जो है ना, जमीनी सच्चाई से बहुत दूर दिख रहा है। ये संभव ही नहीं है कि प्रशांत किशोर किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार से आगे चले जाए, और 17.2% ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। ये कहीं कुछ 2.7 लिखा होता, ये कहीं कुछ 7.2 तक चला गया होता तो चलो कहते हैं चलो ठीक है, पचा लेंगे इतना। ये संभव ही नहीं है। ये सर्वे, मतलब कई बार सचमुच हम लोग सर्वे पे बात करते हैं, सर्वे की टेक्निक होती है और सब बहुत लंबे समय सर्वे चल रहे हैं, लेकिन जब ऐसे सर्वे आते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने का प्रयास पर है। इससे इतर मैं बहुत कुछ नहीं देखता हूं। हाँ, एक बात जरूर है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की पार्टी की राजनीति थोड़े नए किस्म से जरूर दिखेगी इस चुनाव में। उसका कोई सर्वे ठीक आए, कौन सा समाज उनके साथ जुड़ रहा है, कौन से लोग उनके साथ जुड़े हैं, कौन नाराज हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, पार्टी की विरासत बदल रही, उत्तराधिकार बदल रहा है, अब निशान जिस तरह से पार्टियों में जा रहे हैं, वहां लोगों के बीच में जा रहे हैं, उसका क्या असर है वो देखने। उससे पहले एक और थोड़ा बुनियादी प्रश्न है, क्या बिहार की जनता को अब ये लगने लगा है कि नीतीश जी का राजनीतिक काल खत्म हो गया, बस अब आगे सोचना, नीतीश जी आगे बढ़ना है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें अब कोई भ्रम नहीं है। भ्रम भारतीय जनता पार्टी ने बना कर रखा है, वो ये भ्रम 2025 के विधानसभा चुनाव तक बनाकर रखना चाहती है। जनता के मन में कोई भ्रम। फिर तो अगर ये बात सही है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। आप प्रशांत किशोर की दावेदारी ना माने, लेकिन तेजस्वी यादव 35.5% पर ठीक है। फिर देखिए, तेजस्वी यादव तो अभी सबसे बड़े नेता बिहार की राजनीति के हैं, इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मैं तो इसमें कोई डिबेट देखता ही नहीं हूं। तेजस्वी की राजनीति को आप कहें गलत है, किसी को अच्छी लग रही होगी, कोई उनको नायक बताएगा, कोई कहेगा कि अरे तो लालू जी के बेटे हैं, वही वाली राजनीति है, बोलते कैसे हैं, लाठी चलाते हैं, वो सब कह देगा आदमी। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई एक नेता जिसके पीछे सबसे ज्यादा समर्थन है, अगर एक की बात करेंगे तो वो तेजस्वी यादव है। लेकिन ये जो फासले और ये जो नंबर दिख रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा अव्यवहारिक दिख रहे हैं। देखिए सर, नीतीश कुमार का सिर्फ ये क्यों देख रहे हो कि भाई स्वास्थ्य कार्ड जनता उनके साथ रहेगी नहीं रहेगी? 20 साल के शासन का हिसाब भी तो नीतीश कुमार को देना पड़ेगा ना। अब लालू यादव के 15 साल के शासन की बात करके सत्ता में रहे, अब 20 साल की तो आपको बात करना पड़ेगी। 20 साल में आपने कितना बिहार को बदला है, जनता हिसाब मांगेगी। और जनता को लग रहा होगा कि नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी के 20 साल का जो शासन रहा, नीतीश कुमार बीच में लालू के साथ चले जाते हैं और 20 साल मुख्यमंत्री रहते हैं बिहार के। बिहार में जो उन्होंने कहा था बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है, और जो हमने 15 साल लालू को देखा, 20 साल नीतीश को देखा, तो इस बार हम
प्रशांत किशोर को भी देखना चाहते हैं। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर के पास लोग उसी तरह से चले जाए जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास लोग चले गए थे कि कांग्रेस को भी देखा 15 साल और भारतीय जनता पार्टी को हमने सत्ता में देखा है। तो हो सकता है कि एक वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग जो चाहता हो कि इन दोनों से बार-बार से बांटने से बेहतर है कोई व्यक्ति कि नया बहुत लंबे विकल्प के समय रूप में तक हम सत्ता में देखें। रहता है तो कई बार चर्चाओं में आता है टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव, विकल्प कहाँ है इनके अलावा। तो हो सकता है इसका लाभ नीतीश जी को इन 20 वर्षों में मिला हो, लेकिन कभी तो वो फैक्टर भी खत्म होता है कि विकल्प नहीं है तो भाई देखो कोई तो होगा। और जो नीतीश जी की ओवरऑल हम पिछले 1-2 साल में हम देख रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो वो कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स में जो चेंज आया है, शिफ्ट आया है, उससे कहीं ना कहीं ये भी संकेत जा रहा है कि शायद नीतीश जी को खुद को ये अवेयरनेस है कि एंटी इनकम्बेंसी 20 साल के बाद उनके खिलाफ रहेगी, और साथ ही साथ कि इससे ज़्यादा उन्होंने एटलीस्ट बिहार की स्टेट में इससे ज़्यादा वो क्या कर पाएंगे या क्या उनका फ्यूचर होगा, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि वही संकेत वो खुद भी दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वक्त पे जो स्टैंड लिया, वो 10 साल पहले वो स्टैंड ले पाते, क्या वो 5 साल पहले वो स्टैंड ले पाते, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है नीतीश कुमार खुद ये समझते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में उनका जो रोल रहा है वो अब बदल चुका है या और खत्म हो रहा है। आइए अब यूपी की बात करता हूं। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया और उससे उन्होंने एक नई सनसनी पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये जो महाकुंभ को लेकर आपने इतना बड़ा मीडिया कैंपेन और सब कुछ देखा कि दुनिया में इससे बड़ी घटनाएं कोई इस वक्त कहीं नहीं हो रही है, इतना बढ़ा चढ़ा करके महाकुंभ को पेश किया गया। दरअसल कोशिश ये थी कि इसी बीच में योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर दी जाए, मतलब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के तौर पर विकल्प के तौर पर पेश कर दिया जाए। ये वो कह रहे हैं कि ये तैयारी, अब किसकी तैयारी थी ये उन्होंने इतना खुल के नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अपने बयान में ये बात जरूर कही। मैं आपको सुना रहा हूं। हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी घोषित हो जाए इनका। ये पॉलिटिकल कुंभ बनाना चाहते हैं, रिलीजियस कुंभ नहीं था, श्रद्धालुओं को कुंभ नहीं मना रहे थे। कभी आपने देखा इतने चैनलों को इंटरव्यू दिया गया हो, इस तरह से व्यवस्था की गई हो? ये पूरा मिसमैनेजमेंट अगर किसी ने किया जिसकी वजह से इतना बड़ा धब्बा लगा है। विजय जी, योगी जी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट हो जाते, ये कोशिश थी, वो तो उन्होंने तो कहा अनाउंस हो जाते। वो ज़्यादा जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अखिलेश जी, तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में भी, लेकिन इस तरह से उन्होंने ये साबित और किया, मतलब वो योगी जी के पक्ष में ही खड़े दिखाई दिए। उनका ग्राफ और बढ़ा दिया, उनका ग्राफ उन्होंने और बढ़ा दिया, और उनके लिए संकट योगी जी हो सकता है यदि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो। और इसको मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि योगी जी ने अपनी ताकत बढ़ाई है, राजनीतिक ताकत भी बढ़ाई है, राजनीतिक कद भी बढ़ाया है। और महाकुंभ के आयोजन के सफलता असफलता, बहुत सारे सवाल जवाब के बाद भी एक बड़ा आयोजन करके उन्होंने अपने कद को बढ़ाया है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसमें वो थोड़ा सा ऊपर चढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए कि वो नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की अनाउंसमेंट होने वाला था, नहीं होने वाला था, इसके बारे में या तो अखिलेश जी बता सकते हैं या हर्ष जी बता सकते हैं। हाँ, त्रिपाठी जी बताते हैं। नहीं, अखिलेश जी को मैं यही सलाह दूंगा कि भाई ये जो हवाई अफवाहबाजी वाली चीजें होती हैं, आप न बोला कीजिए, आपके नेता प्रवक्ता बहुत हैं, किसी से बुलवाया कीजिए। सब कुंभ में कोई प्रधानमंत्री के पद का ऐलान होता हो, दावेदारी होती हो, ये तो आज तक हमने सुना नहीं। कुंभ इसके लिए उपयोग किया जा सकता है क्या? हाँ, कद अपना बढ़ाने के लिए बिल्कुल उपयोग किया जा सकता है। तो कुंभ क्या, कोई भी अच्छा आयोजन होगा क्या? 2017 का पहला दीपोत्सव वो नहीं था क्या? अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो नहीं था क्या? काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं और उसको पूरी तरह से लागू करना है क्या? वो नहीं था क्या? प्रयागराज का महाकुंभ इससे कम में होने की कोई मतलब कोई भी ऐसी सूरत बनने वाली थी? और अखिलेश जी, कम से कम अब तो ये स्वीकार कर लीजिए, जो आयोजन हुआ ये सचमुच न भूतो न भविष्यति की श्रेणी में आता है। अभी मैं कल ही लौटा हूं, जो निर्माण कार्य, जो चीजें हुई हैं, अभी भी आप उसको जाकर देखेंगे तो लगेगा कि इस लार्ज स्केल पर सोचा गया था। ठीक है, वो पूरा इलाका खाली दिखता है अब तो, मतलब सिर्फ पीपा पुल 16 नंबर वाला बचा है, बाकी सब जहां पीपे पर लगी रहती थी लाइट। भी कह रहे हैं कि बहुत लार्ज स्केल पर सोच रहे थे योगी जी। हाँ, लार्ज स्केल पर ही सोच रहे थे भाई, उससे कम आप सोच नहीं सकते थे।
आप जहां अयोध्या में, काशी में, मथुरा में सब जगह भीड़ दिख रही हो, जब हिंदू अवेकनिंग का समय है और योगी आदित्यनाथ तो मठाधीश हैं, वो तो जानते हैं। और क्या हिंदू श्रद्धालुओं के लिए इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का इंतजाम करना वो गड़बड़ है? अच्छा, जब ये इंतजाम हुआ और तब लोगों को इतनी मुश्किल हो रही थी, तो अगर ये न करते तो योगी जी क्या ये जो विजय जी ने बात कही, ये बयान देके क्या उन्होंने योगी जी का ही कद बढ़ाने का काम किया कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे? यही तो कह रहे हैं वो एसेंशियली। नहीं, उनका इंटेंशन योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ाने का नहीं था। उनका इंटेंशन ये बताना था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह बनाम योगी के बीच में कुछ खटपट चल रही है और योगी अपने आप को एक बड़े ब्रांड के रूप में देश की राजनीति में स्टेब्लिश करना चाहते थे। बेसिकली वो उनका कहने का तात्पर्य ये था। लेकिन अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं और अब मुझे लगता है उनकी चिंता ज्यादा बढ़ गई कि जिस तरीके से कुंभ का आयोजन 45 दिन चला और जो शानदार आयोजन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में इसका जिस तरीके से इसकी तारीफ हुई आयोजन की, मुझे लग रहा है इसका श्रेय योगी को जाना चाहिए, उनके प्रशासन को जाना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार के सहयोग को जाना चाहिए। और उसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में मिलेगा ना। इस बात का जब चर्चा होगी कि भाई योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किया है, तो उसके अंदर यह भी तो जुड़ेगा कि जो कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने बहुत बेहतर की उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है, जिस तरीके से कुंभ का सफल आयोजन योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, तो ये सब चीजें योगी वो दो प्रयास हैं उनके। एक तो ये कि कुंभ के आयोजन में किसी तरीके से एक सवाल पैदा किए जाए और दूसरा बीजेपी में एक सक्सेशन वॉर चल रही है, उसको दुनिया के सामने रखा जाए। सौरभ, मैं इसको सक्सेशन वॉर नहीं समझती। मैं ये समझती हूँ कि बीजेपी में एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, इंटरनल कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो है वो एक अच्छा ट्रेंड है कि योगी जी अपने आप को एक काबिल, एक कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दिखाना चाहते हैं, वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा भी करना चाहते हैं, फडणवीस भी करना चाहते हैं। कई सारे चीफ मिनिस्टर्स एक रेस में लगे हैं कि अपने आप को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा चीफ मिनिस्टर दिखाए, अच्छा लीडर दिखाए। तो ये कोई बुरी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कंपटीशन, ऐसा माइंडसेट आ गया है बीजेपी के अंदर, जहां एक दूसरे के साथ कंपटीशन इस चीज के लिए हो रहा है कि कौन बेहतर लीडर है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। बिल्कुल, अगर अच्छा काम किया है तो शाबाशी तो मिलनी ही चाहिए। आज काली कुर्सी में इतना ही के साथ हैं क्या? अखिलेश जी योगी जी के साथ हैं, आपको लग रहा है? हो सकता है। बहुत शुक्रिया विजय जी, बहुत शुक्रिया आरती जी आपका, हर्षवर्धन जी आपका और समीर जी बहुत धन्यवाद।